आज के हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था एसी थ्योरी, उसी के पार्ट 2 के बारे में। साथियों, इस पार्ट 2 में हम प्रत्यावर्ती राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे शिखर मान, प्रभावी मान, औसत मान, आयाम, चक्र, तत्कालिक मान, पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, आवर्ती आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली कक्षाओं के अंदर हमने एसी और डीसी के बारे में या प्रत्यावर्ती राशियां और दृष्ट धारा राशियों के बारे में अध्ययन किया था। हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत या एसी थ्योरी, तो उसी से संबंधित हम आज महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन परिभाषाओं को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक साइन वेव आकृति बनाऊंगा, अर्थात एसी राशियों का एक वक्र तैयार करूंगा। यहाँ पे हो जाता है टी, जिसे आप समय कह सकते हैं। उसके बाद ये हो गया पॉजिटिव या धनात्मक और ये सिरा हो गया ऋणात्मक। एक प्रत्यावर्ती राशि दो दिशाओं में घूमेगी। सबसे पहले इसी वक्र के आधार पे हम परिभाषा जानेंगे ज्या तरंग। यहाँ पे ज्या का दूसरा रूप कह सकते हो साइन, अर्थात मैंने आपको एसी की परिभाषा बताई थी। प्रत्यावर्ती राशियां वे राशियां जो अपने मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन करे क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि वे प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा फेज कोणों के ज्या मानों का समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र क्या कहलाता है? ज्या तरंग या साइन वेव कहलाता है। यहाँ पे ज्या मानों का क्या हो गया भी, जैसे एक प्रत्यावर्ती राशि धनात्मक दिशा में अपने अधिकतम मान को लेके जाएगी 90 डिग्री पे, वह वापिस आएगी न्यूनतम 180 डिग्री पे या पाई के मान पे। ऋणात्मक दिशा में अपना अधिकतम मान लेगी 270 डिग्री पे और वापिस शून्य पे आएगी 360 डिग्री या 2 पाई पे। अर्थात प्रत्यावर्ती राशियों का ज्या मानों के साथ समय एक्स के सापेक्ष तैयार किया गया वक्र क्या कहलाएगा? ये समय एक्स के सापेक्ष जो ज्या मान है, अर्थात ये कोणीय राशियों के साथ जो वक्र बनेगा वह क्या कहलाएगा? ज्या तरंग कहलाएगा। ये परीक्षा के अंदर पूछा तो नहीं जाता, पर इसे संबंधित बात मैं आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान रखना। साधारण भाषा में समझ लो कि इन ज्या तरंग का जो वक्र बनता है, जिसका जो फेज अंतर होता है, वह दोनों राशियों के हम आगे इन फेज आउट फेज राशियों की बात करेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो उतार चढ़ाव होता है वह ज्या मानों के सापेक्ष होता है। यहाँ पे ये आप नोट कर लेना। अब देखना प्रत्यावर्ती राशियों का ये एक चक्कर, जैसे ये हो गया, इसको कहेंगे आधा चक्कर। क्या कहलाएगा? आधा चक्कर। अर्थात वह 180 डिग्री के कोणीय मान पर अपना आधा चक्कर पूरा करती है। तो पूरा चक्कर आधा चक्कर काटेगी 180 डिग्री पे, तो दूसरा आधा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, दोनों दिशाओं मिलके क्या बनेगा? एक चक्कर बनेगा। और इस एक चक्कर का मान क्या कहलाएगा? 360 डिग्री। अर्थात प्रत्यावर्ती, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा एक चक्कर 360 डिग्री या 2 पाई, आप इसे 2 पाई भी कह सकते हैं, 360 डिग्री कोण पे पूरा करेगा। तो आप यहां से ये याद रखना। उसके बाद आप इस यहाँ पे दूसरी परिभाषा आप ये समझ लेते हो चक्र की, चक्र या साइकिल। अब यहां से ये समझ लो भी चक्कर क्या कहलाता है। तो प्रत्यय राशियों ने अपना आधा चक्कर 180 डिग्री में तय किया और दूसरा आधा चक्कर 180 डिग्री में कौन, तो दोनों ने मिलाकर 360 डिग्री में पूरा किया। और इस प्रकार बने एक चक्कर को यहाँ पे एक अर्टज भी कहते हैं। तो हम एक चक्कर की परिभाषा समझ लें कि प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा अपने मान में हुई बढ़ोतरी और घटोतरी के औसत मान, या उसको क्या कहेंगे? एक चक्कर कहेंगे। तो आप यहाँ से ये भी ध्यान रखना। जब परिभाषा आप पढ़ोगे तो परिभाषा यहाँ से आप ये देख सकते हो कि प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा अपने मान और दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन, अर्थात 0 से लेकर 360 डिग्री तक मान व दिशा में हुए परिवर्तन को एक चक्कर कहते हैं। ये हो गया एक साइकिल। आप एक साइकिल पूरा करने में 360 डिग्री
कोण लगेगा। अब यहां मैं आपको बता दूं, एक चक्कर में पूरा करने में जो समय लगा है, अर्थात प्रत्यावर्ती राशियों को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा है उसे क्या कहेंगे, समय अंतराल या आवर्तकाल कहते हैं। तो यहां से अगला क्वेश्चन हमारा ये बन गया, समय अंतराल और आवर्तकाल किसे कहते हैं। अब साथियों प्रत्यावर्ती राशियों ना, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आवर्तकाल और एक चक्कर पूरा करने में, आवर्तकाल अलग है, एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां से आप ये भी याद रखना भी प्रत्यावर्ती राशियों को एक चक्कर हो गया धनात्मक, दूसरा हो गया ऋणात्मक, दोनों का औसत मान क्या होगा, शून्य। क्यों होगा शून्य, क्योंकि एक तो होगा अपना धनात्मक मान, जैसे ये हो गया 5 पॉजिटिव का, ये हो गया 5 मान अधिकतम नेगेटिव का। जब दोनों का औसत मान निकालेंगे तो +5 और -5 एक दूसरे से कट गए, उत्तर क्या आ जाएगा, 0। तो आप यहां से ये याद रख सकते हो भी प्रत्यावर्ती राशियों का एक चक्कर पूर्ण करने के बाद जो मान निकलेगा वह क्या, मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अर्थात तो एक चक्कर का औसत मान क्या होगा, हमेशा शून्य। तो आप यहां से ये याद रखना। अब यहाँ पे एक परिभाषा, अगला पॉइंट यहां से ये निकल के आता है कि चक्कर के बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ गया आवर्ती। आवर्ती जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा एक सेकंड समय में तय किए गए या पूरे किए गए, एक सेकंड समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। साथियों दोबारा देख लो, प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा एक सेकंड समय के अंदर पूरे किए गए या पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। यहां से जो प्रश्न बनते हैं साथियों, उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न यहां से यह बनता है कि आवर्ती का, हम पढ़ रहे थे आवर्ती का प्रतीक, तो आवर्ती को फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं, तो स्मॉल f से इसे दर्शाया जाता है प्रतीक। अब हम दूसरा यहां से बनता है आवर्ती का मात्रक क्या है, तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। अब यहां पे हमने बताया भी आवर्ती भी एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या, तो यहां पे इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, साइकिल प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड समय में तय किए गए चक्रों की संख्या। अब यहां पे हो गया भारत की आवर्ती, भारत की मानक आवर्ती, तो क्या होगी 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल प्रति सेकंड। यहां से आप ये कह सकते हो भी भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती राशियां बनती है उनकी जो अपना जो चाल है वह उनके द्वारा एक सेकंड समय में 50 चक्रों को पूरा करती है, अर्थात 100 आधे चक्कर, 50 पॉजिटिव के 50 नेगेटिव के कुल मिला के हो गए 100, और उनका कुल मतलब आधा और आधा, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का मिलकर एक चक्कर हो गया। इसी प्रकार 50 चक्कर प्रति सेकंड काटेगी तो आवर्ती क्या होगी, भारत की 50 हर्ट्ज होगी। आप ये भी याद रखना। अब यहां से अगला प्रश्न ये पूछा जाता है भी आवर्ती का मापन, तो आवर्ती का मापन किया जाता है आवर्ती मीटर के द्वारा। एक प्रश्न यहां से ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद में चौथा प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आवर्तकाल या आवर्ती के मान में टॉलरेंस का मतलब है वह अपने मान में कितनी बढ़ोतरी या कमी कर सकता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये नॉर्मल प्रश्न है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज मात्रक हो गया, साइकिल प्रति सेकंड ये भी मात्रक हो गया, भारत की मानक आवर्ती 50 हर्ट्ज होगी, 50 साइकिल प्रति सेकंड। आवर्ती का मापन आवर्ती मीटर से किया जाता है। टॉलरेंस अर्थात भारत की मानक आवर्ती 50 हर्ट्ज है, वह अपने मान में कितनी बढ़ोतरी या कमी कर सकता है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, भारत के मानक आवर्ती की टॉलरेंस है 50 हर्ट्ज ±3%, अर्थात अपने मान के अंदर 51.5 हर्ट्ज मैक्सिमम आवर्ती हो सकती है। और
48.5 हर्ट्ज मिनिमम आवृत्ति हो सकती है। ये प्रश्न परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि आजकल टॉलरेंस, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना। उसके बाद में जब हम बात करेंगे साथियों, तो एक यहाँ पे ये भी एक चीज याद रखना, 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल प्रति सेकंड पूछा जाता है। 1 हर्ट्ज किसके तुल्य होता है, ये भी याद रखना। अब आवर्ती का जब हम बात करते हैं, इस आवर्ती को या एसी को किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं, अल्टरनेटर के द्वारा, शॉर्ट फॉर्म ALTR, अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो यहां से एक आप ये याद रखना कि आवर्ती निकालने का फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला है अल्टरनेटर के द्वारा F बराबर PN 120। ये आप फॉर्मूला आप याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पे अपने को यहाँ से फ्रीक्वेंसी का मान देके पोलों की संख्या पूछ ली जाती है, अल्टरनेटर की चाल पूछ ली जाती है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। तो F होगी यहाँ पे आवर्ती, P होगी अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या, तथा N होगी अल्टरनेटर की चाल की संख्या। तो आप यहाँ से आवर्ती का मान निकाल सकते हैं, ध्रुवों की संख्या। आपको 2 चीजों का ज्ञान है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं। तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना। अब हमने अभी चर्चा की थी आवर्तकाल की, तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब हम बात करते हैं आवर्तकाल क्या होता है। जब हम आवर्तकाल की परिभाषा की बात करें साथियों, तो प्रत्यावर्ती राशि का धन अर्थात ऋण दिशा में जब हम बात करें, तो ये धन तथा एक ऋण दिशा में जब मान हुआ तो एक चक्कर कटा। इस एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगा वह क्या कहलाता है, समय अंतराल। अर्थात प्रत्यावर्ती राशियों को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। साथियों अब हम बात कर लेते हैं आवर्तकाल का सूत्र। तो आवर्तकाल को समय है तो T टाइम से यहाँ पे इसका प्रतीक हो गया T। अब T बराबर 1/, अब ये आपको अप होगी यहाँ पे आवर्ती। ये प्रश्न बहुत यहां से एक न्यूमेरिकल बनता है साथियों, आपको आवर्तकाल देकर आवर्ती पूछ सकता है, अर्थात आवर्ती देकर समय अंतराल या आवर्तकाल पूछा जाता है। तो एक प्रश्न यहां से पूछ लो कि भारत की मानक आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो भारत की मानक आवर्ती का आवर्तकाल कितना है, तो हम यहां से निकालेंगे T बराबर 1/50। तो हम भाग नहीं जाएगा, 50 से पहले लगाएंगे 0, ठीक है, फिर दशमलव, फिर 0, दशमलव की 0, फिर 0 और 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 दूनी 100। तो 0.02 सेकेंड भारत की मानक आवर्ती का आवर्तकाल है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। आपको ये पूछ लिया जाए भी 0.02 सेकेंड आवर्तकाल वाली आवर्ती कितनी है, आवर्तकाल की आवर्ती कितनी है, तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T का हो गया 1/ समय अपने पास है 0.02। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने होंगे, गुणा में 100। अब ये हो गया, पॉइंट हट गया। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 50। तो आप यहां से ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब साथियों हमारा अगला पॉइंट है आयाम। हम जब प्रत्यावर्ती राशियों को और गहराइयों से पढ़े तो हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे आयाम, शिखर मान क्या होता है। जब हम आयाम की बात करें साथियों, तो किसी प्रत्यावर्ती का धन अर्थात या प्रत्यावर्ती राशि का धन और ऋण दिशा में मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान आयाम कहलाता है। अर्थात मैं आपको कह सकता हूं साथियों, ये जो बीच का मान है ये हो गया न्यूनतम मान या लो, ये हो गया हाई। इनके बीच का जो मान है वो कहलाता है हाई या आयाम कहलाता है। साथियों दोबारा आपको बता देता हूं, किसी प्रत्यावर्ती राशियों का धन, एक चक्कर मान लो आप धन, ठीक है, तो उसके मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान मध्य ये हो गया, और इसका अधिकतम मान क्या कहलाता है, यहाँ पे आयाम कहलाता है साथियों, इन दोनों के बीच की दूरी। अब ये ऋण दिशा में भी है, दोनों दिशा में ये तो क्या हो गया, आयाम हो गया।
आयाम जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आयाम को एम्पलीट्यूड या इसका प्रतीक ए से डिनोट करते हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। जब हम बात करें साथियों शिखर मान, पहला हो गया आयाम, अब हम बात करते हैं शिखर मान, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पीक वैल्यू। साथियों हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती राशियों का धन अर्थात ऋण दिशा के अंदर, जो अपने प्रत्यावर्ती राशियों का एक चक्कर है, इसमें हम बात करते हैं अधिकतम धन दिशा के अंदर वह अपने मान को किस बिंदु तक दर्शाएगा, जैसे ये, और ऋण दिशा के अंदर वह अपने अधिकतम मान को यहाँ तक दर्शाएगा। अर्थात किसी प्रत्यावर्ती राशि का धन और ऋण दिशा के अंदर अधिकतम मान ही उसका क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। तो आप ये याद रखना। अब शिखर टू शिखर मान की बात आ गई, तो यहां से प्रत्यावर्ती राशियों का अधिकतम धन दिशा के अंदर अधिकतम मान और ऋण दिशा के अंदर अधिकतम मान के बीच जो मान है वह क्या कहलाएगा, अंतर शिखर टू शिखर मान कहलाएगा। साथियों मध्य स्तर, ये बीच का समय से मध्य स्तर से अधिकतम मान के बीच जो मान बढ़ा वह उसका कहलाया आयाम, और उसका अधिकतम मान इसका क्या कहलाएगा, शिखर मान कहलाएगा। ऋण दिशा के अंदर भी अब मध्य स्तर से ये बीच की दूरी आयाम कहलाएगी, मतलब इसके मान में कितनी बढ़ोतरी हुई, और अधिकतम मान इसका क्या कहलाएगा, शिखर मान कहलाएगा। अब शिखर टू शिखर मान धन दिशा के अंदर अधिकतम मान और ऋण दिशा के अंदर अधिकतम मान हो गया शिखर टू शिखर मान। अब हो गया तत्कालिक मान। तत्कालिक मान की बात करें साथियों, तो जैसे प्रत्यावर्ती राशि अपने मान व दिशा के अंदर हर एक बिंदु के ऊपर अपने मान व दिशा में परिवर्तन कर रही है। जैसे यहाँ पे इसकी दिशा मान अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इस पॉइंट पे तत्कालिक मान इस पॉइंट पे अर्थात प्रत्यावर्ती राशियों का या किसी भी क्षण हम जो मान मापते हैं वह तत्कालिक मान कहलाएगा, और इसे इंस्टेंट मतलब आई से दर्शाते हैं। तत्कालिक का मतलब तो इसे आई से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती राशि के जो चक्कर है वहां पे किसी भी क्षण मापा गया मान क्या कहलाएगा, तत्कालिक मान कहलाएगा। यह हो गया आयाम, शिखर मान, तत्कालिक मान। यहां से परिभाषा नहीं है साथियों, ये ऐसी प्रत्यावर्ती राशियों को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं साथियों इससे और गहराई बिंदुओं के बारे में, तो इससे हमारा अगला टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रभावी मान। अब हमने पढ़ लिया आयाम, उसके बाद हमने पढ़ लिया शिखर मान, अब हम पढ़ेंगे प्रभावी मान जिसे RMS मान कहते हैं। RMS का पहला यहां से बिंदु ये निकलेगा भी RMS को कहते हैं, R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर मान, मतलब वैल्यू, रूट, वर्ग, माध्य, मूल मान। प्रभावी मान को ही RMS मान और वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो यहाँ से एक बिंदु आप ये याद रखना। साथियों जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रत्यावर्ती राशियों का मान प्रत्येक बिंदु या दिशा पे बदलता रहता है, जिसकी गणना करना या उसका मान निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ से इसके मान से आप क्या कह सकते हो, इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अर्थात साथियों जैसे हम एक आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, जैसे यहाँ पे तत्कालिक मान I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, मतलब हर बिंदु पे तत्कालिक मान बदल रहा है। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, प्रभावी मान को दर्शाते हैं हम RMS से, ठीक है। इसकी गणना करने के लिए RMS बराबर हम बात करेंगे I1 प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
मतलब ये होगी n, अर्थात n मानों तक हमने तत्कालिक मान सिलेक्ट किया और इसका आरएमएस मान निकाले या प्रभावी मान निकाले, तो इस तरीके से इसकी गणना करनी है। गणना करना बहुत ही मुश्किल होता है साथियों, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक मान निकल गया 0.707, तो इसी के साथ हमारे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो धारा या वोल्टेज राशि का हमें अधिकतम मान दिया होगा, तो आई मैक्सिमम आई आरएमएस का मान निकल आएगा। दिए गए अधिकतम मान में हम 0.707 से गुणा करके मान निकाल सकते हैं, और यहीं पे हमें वोल्टेज का आरएमएस मान पूछे तो वोल्टेज का अधिकतम मान दिया होगा, तो उसे 0.707 से गुणा करके वोल्टेज का आरएमएस मान निकाल सकते हैं। तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला पॉइंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम साथियों बात करते हैं एक फॉर्मूले की, तो यहाँ पे अपने को एक जैसे मान दे दिया 10 या 100 वोल्टेज अधिकतम मान का वर्ग माध्य या प्रभावी मान क्या होगा, 100 वोल्टेज राशि का अधिकतम मान है, और इसका आरएमएस मान की बात करें तो हम क्या करेंगे, V आरएमएस बराबर 100 गुणा में 0.707 से गुणा कर देंगे, मान क्या आ जाएगा 70.7 इसका आरएमएस मान आ जाएगा। अब यहां से इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है भी जितनी राशि या वोल्टेज राशि यहाँ पे एसी के अंदर होगी वही राशि डीसी के अंदर होगी, अर्थात एसी 1 एम्पियर प्रत्यावर्ती धारा से जितनी ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है उतनी ऊष्मा 1 एम्पियर डीसी धारा से उत्पन्न की जाती है। तो यह इसका क्या हो गया साथियों, प्रभावी मान हो गया, अर्थात डीसी राशियों का प्रभावी मान और एसी राशियों का, मतलब डीसी राशियों का जो अधिकतम मान है उसी के स्वरूप इसका मान निकालने के लिए 0.707 का मान निकाला है। तो ये आप याद रखना, जब अपने को प्रभावी मान पूछे तो अधिकतम मान के अंदर हम 0.707 से गुणा करके इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसी के समरूप हमारा अगला बिंदु है औसत मान का। औसत मान या एवरेज वैल्यू की बात करें साथियों, तो मैंने अभी आपको जब क्लास स्टार्ट हुई तो तभी बताया था कि ऐसी राशियों का जब हम बात करें औसत मान की, तो एक आधा चक्र होता है धन का और दूसरा आधा चक्र होता है ऋण का, तो औसत मान इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं भी यहाँ पे जब हम औसत मान की गणना करेंगे तो आधे चक्कर पे करेंगे, या तो वो पॉजिटिव के कर लो या नेगेटिव के कर लो। अब साथियों हम क्या करेंगे, इसके जो तत्कालिक मान में जो बिंदु हमने मान चुने हैं उन मानों का औसत निकाल के ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे आई एवरेज बराबर सभी जो मान है I2 प्लस I3, जैसे 3 है तो इनका औसत निकालेंगे 3 का गुणा करके, इसी तरीके से इस मान की गणना करते हैं। अब ये गणनाएं करना मुश्किल है, इसके लिए भी एक अपने को क्या दिया गया है, अपने को एक सिंपल सा मान दिया है 0.637 गुणा में I मैक्सिमम, मतलब दिए गए अधिकतम धारा के अधिकतम मान को 0.0637 से गुणा करके हम धारा का औसत मान निकाल सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, जैसे 100 एम्पियर धारा का औसत मान पूछे तो 100 एम्पियर धारा को जब हम 0.637 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 63.7, तो जो कि औसत मान है। अब इसी एम्पियर का जब हम प्रभावी मान पूछें तो प्रभावी मान के लिए 100 को 0.707 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 70.7। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था भी 100 एम्पियर अधिकतम धारा में औसत मान
और प्रभावी मान के बीच का अंतर कितना है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका अंतर निकाला जाता था। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सवाल है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे अगले पार्ट के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।